आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिडेंटल स्टेटस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। तो इसमें रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइन द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। मतलब जो रेसिडेंटल स्टेटस होता है वो किसी भी एसएससी के इनकम पर चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा वो हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। और वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज्ड to a particular income or not depend on his residential status। मतलब उस एसएससी के अगर वो एसएससी रेसिडेंटल हुआ तो उस पर एक पर्टिकुलर इनकम चार्ज लगेगा या फिर नहीं लगेगा। हम लोग को सेक्शन 6 प्रोवाइड करता है कि रेसिडेंटल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो सेक्शन 6 पर्सन को दो टाइप से यहाँ पे बांटा गया है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड सेकेंड वन इज अदर्स। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ में दो होते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया और सेकेंड होता है नॉन रेसिडेंट। अगर हम लोग इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ में रेसिडेंट इन इंडिया पता कर लेते हैं तो उसमें दो और निकालना होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया एंड सेकेंड वन इज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो वह पर्सन का इंडिविजुअल चेक करने का तरीका। और सेकंड आता है आपको अदर्स। अदर्स में दो ही होता है, रेसिडेंट इन इंडिया और सेकंड वन इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को अपने मन में याद रखना पड़ता है, जैसे जनरल पॉइंट्स है, जैसे डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर। resident status is determined in respect of each previous year. In other words, resident status of a person may vary from one previous year to another previous year। मतलब यहाँ पे बोल रहा है किसी भी एसएससी का हर प्रीवियस ईयर में उसका रेसिडेंटल स्टेटस सेम नहीं रह सकता है, मतलब अलग अलग हो ही सकता है। सेकेंड वन बोल रहा है सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। A person can have only one residential status for a previous year. That is, he cannot be resident for one source of income and non-resident of another source. And third one is impact or citizenship. Citizenships and residential status are two different concepts। मतलब यहाँ पे citizenships और residential status दोनों अलग अलग concept है। A citizen of India may not resident in India for the purpose of income tax। मतलब यहाँ पे बोल रहा है एक सिटीजन ऑफ इंडिया वो रेसिडेंट नहीं हो सकता है इनकम टैक्स के पर्पज से, क्योंकि वो तो 365 दिनों में 365 दिन ही इंडिया में रहा है, उसीलिए वो सिटीजनशिप उसमें हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कंट्री स्पेसिफिक। अ पर्सन कैन हैव सेम रेसिडेंटल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री। मतलब एक पर्सन का रेसिडेंटल स्टेटस यहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री में हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि इंडिविजुअल, मतलब अब हम लोग रेसिडेंट कैसे फाइंड करेंगे कि वो एसएससी रेसिडेंट है कि नहीं है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पहला केस हम लोग जो इंडिविजुअल पढ़े थे, इसका सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एंड resident or non-resident, and again a resident individual may further be categorized as ordinary resident and not ordinary resident। इंडिविजुअल दो टाइप्स के होते हैं बता दिए थे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए दो कंडीशंस होते हैं, दोनों कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट कंडीशंस है कि he is in India in the previous year from a period 182 days or more। section 6 subsection 1 clause number A। मतलब उसे प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा दिन अगर रहा तो वो रेसिडेंट इन इंडिया हुआ। या फिर नेक्स्ट कंडीशन है he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 previous year immediate preceding the relevant previous year। section 6 subsection 1 clause number C के तहत। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि उसके प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना होगा और उसके प्रीवियस 4 साल मिला के उसे 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, तब वह रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक भी
इन दोनों में से अगर कोई एक भी एसएससी ने कंडीशन फॉलो कर लिया तो वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बताए थे कि उसे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए के तहत। और दूसरा कंडीशन था कि उससे प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा और उसके प्रीवियस 4 साल मिला के 365 डेज रहना पड़ेगा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और क्लॉज नंबर सी के तहत। अगर इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन एसएससी ने फॉलो कर लिए तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया। अगर इन दोनों में से कोई भी रूल अगर कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वह नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके बाद होता है कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लोग को जानने जरूरी है। तो एक्सेप्शंस टू द एबव रूल्स, जैसे इन द फॉलोइंग केस कंडीशन 2 जो हम लोगों ने कंडीशन सेकंड पढ़ा था 60 डे और प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना है और पिछले 4 साल मिला के 365 डेज रहना, तो वो किस पे एप्लीकेबल होगा? एन इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो पहला वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जो कि इंडिया से बाहर गया है प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। सेकंड बोल रहा है इन एन इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, मतलब वो प्रीवियस ईयर में एज अ मेंबर ऑफ क्रू इंडियन शिप्स में गए हैं। तो इसका टैक्स पॉइंट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? यहाँ पे एबव एसएससी शैल बी ट्रीटेड रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 182 डे और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर वह पिछले साल में अगर 182 डेज से ज़्यादा रहा है तभी उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। और सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है कि इन केस of an Indian citizen or a person of Indian origin। Indian origin का मतलब यहाँ पे है a person is deemed to be Indian origin, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेड हो रहा था उसके पहले जो लोग थे उसी को यहाँ पे इंडियन origin बताया जा रहा है। यहाँ पे इंडियन origin में उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी शामिल हैं, तो वह इंडियन origin comes on a visit to India during the previous year modifies section 2। तो सेक्शन 2 में कुछ मॉडिफाई किया गया। तो पहला केस हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स को छोड़ के अगर उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो रहा है प्रीवियस ईयर में तो उसमें देखेंगे तो ही इज़ इन इंडिया पीरियड 120 डेज मोर बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पे बोल रहा है जो 60 का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे हटा के बोल दिया जा रहा है 120 डेज रहना होगा। 120 डेज मतलब 120 दिन रहना पड़ेगा, लेकिन 182 डेज से कम रहना पड़ेगा और पिछले 4 साल मिला के 365 डेज रहना पड़ेगा, तब वो इंडिया का रेसिडेंट हुआ। और सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? हिज टोटल इनकम, उसका जो टोटल इनकम है फॉरेन सोर्स को छोड़ के अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है तब वहाँ पे सिर्फ 182 डेज या फिर मोर देखेंगे प्रीवियस ईयर में। अगर वो 182 डेज या फिर मोर है प्रीवियस ईयर में तो वो इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। उसके बाद है एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब एक इंडिविजुअल को हम लोग मान लेंगे कि वो रेसिडेंट इंडिया है अगर वो कुछ जो फॉलोइंग कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहला है ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। और दूसरा हिज टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब फॉरेन सोर्स को छोड़ के उसका जो प्रीवियस ईयर में इनकम है 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग एनी वन द बेसिक कंडीशन गिवन under section 6 subsection 1 that is a 182 days और 60 days plus 365 days। और उसे मतलब इन दो जो कंडीशन था 182 डेज और 60 प्लस 365 डेज का वो कंडीशन उसे फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। और फोर्थ वन बोल रहा है ही इज़ लायबल टू टैक्स
in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria for similar nature। तो यहाँ पे जो टैक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स पॉइंट हो जाएगा however if such individual has satisfied either the basic condition then shall be treated as resident in India। अगर जो हम बोले थे 60 और 360 60 180 160 365 डेज या फिर 182 डेज वाला, अगर ये बेसिक कंडीशन फॉलो कर लेता है तो अच्छा बात है, उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। फर्दर नोट दैट द एक्सेप्शंस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन सिटीजन इवन इफ ही इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर वो फॉरेन सिटीजन है, अगर वो इंडियन ओरिजिन का भी पर्सन है तो हम लोग उसे ट्रीट नहीं करेंगे कि वो सिटीजन है। और थर्ड बोल रहा है इफ़ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन सच इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड रेसिडेंट्स। अगर जो कंडीशंस तो आपको 4 बोले थे, सी में जो 4 कंडीशन अगर ये फुलफ़िल कर लेता है तो हम लोग उसे रेसिडेंट मान लेंगे, एज अ रेसिडेंट हम उसे मान लेंगे। और कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को मन में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, स्टे एट सेम प्लेस इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब इंडिया में एक ही जगह पे रहना नेसेसरी नहीं है। मतलब अभी हम कोलकाता में हैं तो कोलकाता से हम लोग दिल्ली में रह सकते हैं, दिल्ली से मुंबई में रह सकते हैं, ऐसे करके। अब बोल रहा है कॉन्टीन्यूअस स्टे इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी। अगर हम लोग इंडिया में कंटिन्यूअस भी रहना नेसेसरी नहीं है। सी बोल रहा है अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू रिसाइड इन इंडिया इफ़ ही इज़ वन टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया मतलब वह जो अपने समुद्र से 1.8.3 किलोमीटर के बॉर्डर में है। फॉर इंस्टेंस इट if an individual stay on a ship which is territory water of India then it shall be treated as its preference in India। कुछ एडिशनल, जैसे ही हम लोग चेक कर लिए कि इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हो गया तो हम लोग एक और प्रोसेस चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है। रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो हम लोग को फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला कंडीशंस क्या है, ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब उसे 10 सालों में पिछले 2 साल रहने पड़ेंगे। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसे he is resident in India for a period of 730 days or more during the 7 previous year immediate preceding the relevant previous year। मतलब उसे फिर से 7 सालों में 730 दिन रहने पड़ेंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस उसने फॉलो किए, याद रखिएगा यहाँ पे दोनों कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर दोनों कंडीशंस फॉलो कर लेते हैं तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाया जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या था कि पहला कंडीशन था कि उसे 10 सालों में एटलीस्ट 2 साल तो रहना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन क्या था कि उसे 7 प्रीवियस ईयर में उसे 730 डेज रहना पड़ेगा, तब तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर फॉलो अप नहीं करता है दोनों कंडीशन देन वो रेसिडेंट तो कहलाएगा बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। अब आता है एक्सेप्शंस नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब इसमें एक इंडिविजुअल को हम लोग रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो मान लेंगे बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं मानेंगे इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अगर वह इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो पहला कंडीशन क्या है, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वह इंडिया का सिटीजन है तब, या फिर दूसरा कंडीशन है हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब उसके पिछले साल में फॉरेन सोर्स को छोड़ कर उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। कंडीशन नंबर तीसरा बोल रहा है ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स एनी अदर कंट्री। मतलब उसको दूसरा कंट्री में टैक्स के लिए लायबल नहीं हो, टेरिटरी बाय रीजन
हिज डेमोक्लाइन या फिर रेसिडेंस फॉर एनी अदर क्राइटिकल क्राइटेरिया और सिमिलर नेचर। और नंबर डी बोल रहा है ही इज़ डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वह हम लोग उसे पहले से ही रेसिडेंट इन इंडिया फिर मान लिया है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के तहत। दूसरा बोल रहा है इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसमें बोल रहा है जो इंडिविजुअल है उसे रेसिडेंट मान लेंगे बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं मानेंगे अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है ही इज़ इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब वह इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर इंडियन ऑरिजिन का अगर पर्सन हुआ। दूसरा ही कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट करने आया है। तीसरा हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में फॉरेन सोर्स को छोड़ करके उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ he is in India period of 120 days or more but less than 180 days during the previous year and 365 days or more days during 4 previous immediately preceding the relevant previous year, मतलब उससे पिछले साल 120 दिन रहना पड़ेगा लेकिन 182 डेज से कम रहना पड़ेगा और पिछले के 4 साल मिला के उसे 365 डेज रहना पड़ेगा। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा इफ़ अफोरसेड कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर ये सब कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर लिया देन सच इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इवन थॉट ही इज सेटिस्फाई बोथ कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो जो इंडिविजुअल है उससे रेसिडेंट इन इंडिया तो मान लेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे अगर उसने जो कंडीशन है 6 सबसेक्शन 6 कंडीशन फुलफिल कर लिया हो तब भी। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक सम्स देखते हैं। एक्स केम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 24, 2017, मतलब मिस्टर एक्स नाम का जो बंदा है वो इंडिया में पहली बार आया है 24 जुलाई 2017 को और कब से कब तक रहा है दिसंबर 25 2018 तक रहा है, मतलब जिस दिन आया है उस दिन से काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब दिखाई रहा है जुलाई 24 से लेकर दिसंबर 25 तक रहा है, दिसंबर 25 2018 तक रहा है। ही वॉज इन इंडिया अगेन ही केम, मतलब 18 के बाद वो तो चला गया था, फिर से वो आया इंडिया 5 अगस्त 2021 को फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मतलब कुछ काम के ज़रिए वो इंडिया आया कब 5 अगस्त 2021 को और फिर वो इंडिया हमेशा के लिए छोड़ के चला गया नवंबर 25 2021 को। तो हम लोग को पता करना है उसका रेसिडेंटल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। अज्यूमिंग करना है कि अगर वो फॉरेन सिटीज़न है तो क्या होगा, वो इंडियन सिटीज़न है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का निकाल लेते हैं, जो बोले थे ना 60 या फिर 82 डेज़ वाला। तो पहले लिखते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। तो सबसे पहले हम लोग का असेसमेंट ईयर हम लोग का जो प्रीवियस ईयर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च। तो प्रीवियस ईयर का पहले एक कॉलम बनाएंगे ईयर जिसमें 2021-22 लिखेंगे, अप्रैल टू मार्च लिख देंगे और लास्ट में टोटलिंग का कॉलम बनाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया था प्रीवियस ईयर में, वो 5 अगस्त 2021 को आया था। 5 अगस्त मीन्स 31 डेज, अगस्त में होते हैं 31 डेज, मतलब 5 अगस्त से लेकर, मतलब जिस दिन आया है उसी दिन से काउंट करने स्टार्ट हो जाएगा। 5 अगस्त से आया है 31 तक काउंट करेंगे तो 27 डेज होगा। फिर उसके बाद वो नवंबर में गया, मतलब सितंबर पूरा रहा, अक्टूबर पूरा रहा, नवंबर के 25 में गया तो 25 लिख दे, जिस दिन गया वो दिन भी काउंट होगा। अब हम लोग इसको टोटलिंग करते हैं तो 113 डेज आता है, मतलब 113 दिन। अब हम लोग इसके पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड निकालेंगे, इसके पिछले
4 सालों का रिकॉर्ड निकालेंगे। तो 4 सालों का रिकॉर्ड मीन्स 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18। अप्रैल से लेकर मार्च तक कॉलम बनाएंगे और टोटलिंग कर देंगे। तो क्या बोला गया था, वो आया था जुलाई 24, 2017 को, जुलाई 24, 2017 को आया था। मीन्स जुलाई 24, 2017 मतलब जुलाई होता है आपका 31 दिन का, 24 से लेकर 31 मीन्स 8 दिन। अब वो फिर जाकर 25 दिसंबर को गया। तो मतलब जुलाई 8 दिन, अगस्त पूरा रहा, सितंबर पूरा रहा, अक्टूबर पूरा रहा, नवंबर पूरा रहा, दिसंबर पूरा रहा, जनवरी पूरा रहा, फरवरी पूरा रहा, मार्च पूरा रहा, फिर अप्रैल पूरा रहा, मई पूरा रहा, जून पूरा रहा, जुलाई पूरा रहा, अगस्त पूरा रहा, सितंबर पूरा रहा, अक्टूबर पूरा रहा, नवंबर पूरा रहा और दिसंबर में 25 तारीख को वो चला गया। तो उसके बाद 2 साल वो आया ही नहीं। इसके बाद हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं। 251,696 अगर हम लोग इसे टोटल करेंगे तो हम लोग का टोटल आएगा, अगर हम लोग टोटलिंग करेंगे तो 520 दिन आएगा। तो हम लोग का जो कंडीशन था, वो कंडीशन क्या था कि पहला प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज रहा तो रेसिडेंट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे 113 दिन ही रहा है, तो हम लोग पहला कंडीशन फुलफिल नहीं करा तो छोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में लिखा हुआ था कि उसे कम से कम प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर में 113 डेज रहा है, मतलब 113 दिन रहा है, तो 60 डेज वाला फुलफिल हो गया। अब बोल रहा है 4 सालों में 365 दिन रहना है, तो यहाँ पे 4 साल मिला के 520 दिन हो रहा है। डैट मीन्स वो 365 दिन वाला फॉलो कर ले रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा कंडीशन फॉलो किया है, एज ई सेटिस्फाई कंडीशन गिवन इन सेक्शन 6 क्लॉज 1 सबसेक्शन सी, तो ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। Further, he was resident during 2 out of 10 years immediate preceding the relevant previous year, but he was in India only for 520 days in 7 years immediate preceding the relevant previous year. As he is not satisfying dual conditions, section 6, subsection 6, he is a resident but not ordinary resident in India for the previous year 2021 and 22. नोट हमेशा देखिए उसका रेसिडेंट क्या होगा। हिज स्टेटस शैल बी रिमेन सेम बोथ द केसेस। फॉरेन सिटीजन आर नॉट कवर्ड एक्सेप्शंस, जो फॉरेन सिटीजन है वो एक्सेप्शंस में कवर नहीं हो रहे हैं। कम इन इंडिया, अगर इंडिया में आया एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इज नॉट कवर द एक्सेप्शंस, उसमें भी वो कवर्ड नहीं किया। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।